हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेणुकांत एंड मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल इंजीनियर कैरियर कोर्स में। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। हालांकि सी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन को कवर कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें एंड शेयर करें और प्लस सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने मेन टॉपिक पर मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए आपको उसके बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम पहले एक बड़ा सा प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं एंड उसी के थ्रू हम प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा प्रोग्राम क्रिएट करें? हम कोई ईजी सा सोच लेते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं हम फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल्दी मैं प्रोग्राम क्रिएट कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ, उसी में हम अपना नया प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, / फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, नेक्स्ट #include stdio.h। तो मैं जल्दी क्रिएट कर लेती हूँ ताकि हम अपने मेन टॉपिक पर आ सकें जल्दी से। ओके, तो हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड, अब हम इसे कंपाइल करते हैं कि कोई एरर है या नहीं। कोई एरर नहीं है इसमें। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब हम इसमें कोई भी इनपुट दे देते हैं। चलो 5 दे देते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट 78.5 आ रहा है फ्रेंड्स। तो आउटपुट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी आप केवल स्ट्रक्चर को समझो, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को प्रोग्राम समझ नहीं आया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप केवल इसके स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए, तभी आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करना सीख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये है आपका किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने का स्ट्रक्चर, जो कि 6 सेक्शन में डिवाइड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, सेकंड है लिंक सेक्शन, थर्ड है आपका डेफिनेशन सेक्शन, फोर्थ आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिफ्थ आपका मेन फंक्शन सेक्शन। एंड ये इसके अंदर के पार्ट हैं फ्रेंड्स मेन फंक्शन के, जिसको आप डिक्लेरेशन पार्ट और एक्सिक्यूशन पार्ट के नाम से जानते हैं। एंड हमारा 6 है फ्रेंड्स सब प्रोग्राम सेक्शन। इसके अंदर भी फंक्शन नाम के पार्ट आता है, जिसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करते हैं इसे। तो फ्रेंड, फर्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इसे हम इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कमेंट लाइन्स गिविंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड अदर डिटेल्स विच इज़ यूज्ड फॉर कमेंट्स। This comments line cannot be read or compiled by C's compiler. Only programmer can see the comment known as document section. मीन्स फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाइन का एक सेट होता है, जिसमें प्रोग्रामर प्रोग्राम का नाम, डेट और प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे एज अ कमेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन में लिखता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने ये जो सिंगल लाइन में कमेंट दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल के नाम से, इससे आपको इजीली पता चल रहा होगा कि ये प्रोग्राम किस पेज पर लिखा है। एंड फ्रेंड्स, इससे सामने वाले देख के पता लगा लेता है कि प्रोग्राम जो है वो किस पेज पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये जो कमेंट्स लाइन है हमारे, इसे केवल प्रोग्रामर या यूज़र देख सकते हैं, बट कंपाइलर द्वारा इसे रीड नहीं किया जाता फ्रेंड्स। ये केवल आपको ही शो होगा एज अ कमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी कमेंट लाइन्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका सिंगल लाइन कमेंट्स एंड सेकंड है आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो फ्रेंड्स, सिंगल लाइन कमेंट में आप केवल एक ही सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हो विद /, जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं। मैंने भी बताया था आपको, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल // से लिखा जाता है सिंगल लाइन कमेंट आपका। नाउ सेकंड है आपका मल्टी लाइन कमेंट्स, जिसमें आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स, इसे आप /* से ही स्टार्ट कर सकते हैं और क्लोज भी आपको */ से ही करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने कैसे मल्टीपल लाइन को एज अ कमेंट लाइन यूज़ किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड,
तो फ्रेंड्स ये सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स जो है इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस इजीली पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच। सिंगल लाइन में आपके केवल सिंगल लाइन्स आ जाती हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स में आप मल्टीपल कमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैंने जो सिंगल लाइन कमेंट है वो डबल स्लैश से स्टार्ट किया है, लेकिन वो क्लोज किसी से भी नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो है वो आपका स्लैश स्टार से स्टार्ट हो रहा है और क्लोज आपका स्टार स्लैश से हो रहा है। मतलब आपको जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स है उसको क्लोज करने की आपको ज़रूरत पड़ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लिंक सेक्शन। इन दिस सेक्शन द लिंक सेक्शन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू लिंक फंक्शंस फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी। We write all the header files inside which we have to use the functions used in the next program. मीन्स फ्रेंड्स, जो आपका लिंक सेक्शन होता है वो कंपाइलर को सिस्टम लाइब्रेरी से फंक्शन लिंक करने के लिए इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमें पहले से ही वो फंक्शन प्रोवाइड होते हैं जिनका यूज़ हमें प्रोग्राम में बार बार करना पड़ता है फ्रेंड्स, और नीड भी होती है हमें इन फंक्शंस की। तो फ्रेंड्स इन्हें हम एज अ हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं। इसको मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाती हूँ फ्रेंड्स। लाइक आपके स्कूल कॉलेजेस में लाइब्रेरी होती है, तो आप बुक के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं। तो फ्रेंड्स उस बुक के बारे में आपको वो लाइब्रेरी टीचर बताते हैं कि रैक नंबर 7 में जाओ या कोई भी रैक नंबर हो उसमें जाओ, एंड जहाँ आपकी बुक जिस सब्जेक्ट और ब्रांच से रिलेटेड होती है टीचर उसी रैक के पास आपको भेजता है ताकि आप बुक इजीली कैरी कर सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ आपकी जो रैक है वो हेडर फाइल्स हो गई, कंपाइलर आप हो गए, लिंक सेक्शन टीचर हो गया, एंड जो सिस्टम लाइब्रेरी है वो आपकी पूरी लाइब्रेरी हो गई जिसमें से आप अपने नीड के फंक्शंस यानी फाइल्स इंक्लूड करते हो एज ए हेडर फाइल्स। तो आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h एंड conio.h में कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं। लाइक printf एंड scanf आपका हैश इंक्लूड stdio.h में यूज होता है, एंड फ्रेंड्स clr scr एंड getSys फंक्शन आपका conio.h में यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये इनकी अलग अलग लाइब्रेरी होती हैं जो आपको लिंक करना पड़ता है एज ए हेडर फाइल में। तो आपको पता चल गया होगा कि लिंक सेक्शन कौन से होते हैं आपके। तो फ्रेंड्स ये जो लिंकिंग सेक्शन के बारे में आपको दिया हुआ है और जो हेडर फाइल्स हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल स्ट्रक्चर पर फोकस करना है फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। इन दिस सेक्शन वी डिफाइन द सिंबॉलिक कांस्टेंट that we have to use in the entire program. Here the value once defined is never changed during the entire program. These symbolic constants are also known as macro. Means friend इस सेक्शन में क्या होता है, हम किसी भी वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स अभी हमने एरिया ऑफ सर्कल का जो प्रोग्राम लिखा था तो उसमें हमने पाई की वैल्यू डिफाइन की थी, जैसे कि नीचे इमेज में भी दिया हुआ है आपको कि डिफाइन पाई की वैल्यू हमने 3.14 दी हुई है। तो फ्रेंड ये जो पाई की वैल्यू होती है हम उससे कभी चेंजिंग नहीं कर सकते खुद से, भले ही आप जो भी इनपुट दो उसे आप चेंज कर सकते हो, पर यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो आपकी कांस्टेंट है। यहाँ तक कि आप ज्योमेट्री या मैथमेटिकल में किसी में भी पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे तो हम जो 3.14 ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो सेम रहेगी और कांस्टेंट रहेगी, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती और ना ही आप उसे चेंज कर सकते, चाहे आप पाई को प्रोग्राम में कहीं भी कितनी बार यूज़ करते हो। तो फ्रेंड्स यही होता है आपका डिफाइन सेक्शन, जिसमें आप किसी को भी एक बार डिफाइन कर देते हो और आप प्रोग्राम में कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स डिफाइन को यहाँ पे मैक्रो के नाम से भी जाना जाता है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इन दिस सेक्शन वी राइट सच अ वेरिएबल विच वी हैव टू यूज इन द होल प्रोग्राम। Declaration is done once by not declaring repeatedly so that it can be accessed at any time in the program, and on this the user defines the user-defined function accordingly, which is defined for a particular task. मीन्स फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आप जो भी वेरिएबल और फंक्शन मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करोगे तो वो आपका डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, एंड आप इन फंक्शन और वेरिएबल को प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो फ्रेंड्स।
बिना किसी परमिशन के। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि गूगल के थ्रू आप कोई भी वर्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबली वर्क करता है फ्रेंड्स। तो ठीक इसी तरह ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आप जो भी फंक्शन या वेरिएबल एक्सेट्रा जो भी है डिक्लेयर करोगे, उसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है फ्लोट एरिया ब्रैकेट में जो फ्लोट लिखा हुआ है, तो ये आपका ग्लोबल फंक्शन हो गया एंड फ्लोट रेडियस है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया फ्रेंड्स। इन दोनों को आप प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही होता है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मेन फंक्शन सेक्शन। इन एवरी सी प्रोग्राम यू विल सी द मेन फंक्शन because the execution of the C program is done by the main function. If we do not write the main function in the program, then the program does not run. The reason for this is that the compiler of C first finds the main function and then starts the execution from the same. So we have to write main function in every program. Means friends, आपको main function हर प्रोग्राम में शो होगा, क्योंकि सी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन के द्वारा ही होता है फ्रेंड्स। मीन्स जब भी आप कोई प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है एंड जब कंपाइलर को मेन फंक्शन मिल जाता है तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर का जो मेन एंट्री पॉइंट होता है वो आपके मेन गेट से घुसने पर होता है फ्रेंड्स। अब ऐसा तो नहीं है कि आप दीवार तोड़ के अंदर आ जाओगे, आओगे तो मेन गेट से ही फ्रेंड्स, जो आपके घर का एंट्री पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार मेन फंक्शन भी आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। तो मेन फंक्शन के अंदर आपके दो पार्ट्स आते हैं, एक है आपका डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूशन पार्ट। नाउ फर्स्ट इज डिक्लेरेशन पार्ट। In this part, the variables are declared and interface etc. And all these variables constant array scope is only up to the main function such as int ab. Means friend इस सेक्शन में हम कई वेरिएबल्स कांस्टेंट array scope etc. आदि को डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स हम यहाँ जिस भी वेरिएबल को विद डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में एक स्पेस बना लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप जैसे जैसा पानी भरते हो वैसे वैसा पानी अपना बर्तन में स्पेस बनाता जाता है खुद का। तो इन सभी डिक्लेरेशन पार्ट का स्कोप ओनली मेन फंक्शन तक ही होता है फ्रेंड्स। आप एग्जांपल में भी दे सकते हैं, हमें इंट ए और बी दे रखा है, तो ये इंटू जो है हमारा वो डाटा टाइप हो गया और जो ए और बी है वो आपके वेरिएबल हो गए। तो यहाँ पर जो आपके ए और बी है उन्होंने मेमोरी में एक स्पेस बना लिया है इंट डाटा टाइप के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट हमारा एक्जीक्यूशन पार्ट। In this part are all the statements of the program by which we want to get a result in the program. This is the part from which the interface works for the user, and on this all logic or expression is written. For example, such as -a plus b semicolon. Means friends, main function के इस execution part में प्रोग्राम के भी सभी स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन यहाँ यूज होते हैं जिनके द्वारा हम कोई भी रिजल्ट या डिजायर्ड आउटपुट पाना चाहते हैं। फ्रेंड्स ये वो पार्ट होता है जहाँ से यूज़र को डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए इंटरफेस का काम शुरू होता है। तो फ्रेंड्स यहीं पर आपके सारे लॉजिक और एक्सप्रेशन होते हैं, एज ए इंस्ट्रक्शन यही लिखे जाते हैं। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं फ्लोट RAT जो है इमेज में वो आपका डिक्लेरेशन पार्ट है एंड बाकी आपका एक्जीक्यूशन पार्ट है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी डेफिनेशन में भी आपको एग्जांपल दिया हुआ आता है -a + b करके, आप देख सकते हैं ये रहा। तो इसमें भी आपको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसी तरह के इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स आपके एक्जीक्यूशन पार्ट में आते हैं। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। In this part of the program, the user-defined function is written, which we have declared in the global variable declaration. In the C program, the main function is the same, but the user-defined function can be many. Mean friends, इस सेक्शन में क्या होता है, यूज़र खुद का एक फंक्शन क्रिएट करके ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के पार्ट को एक्सेस कर सकता है फ्रेंड्स। मीन्स इसमें यूज़र ऐसा फंक्शन डिफाइन करता है जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो एंड किसी भी तरह का स्टेटमेंट खुद की मर्जी से यूज़ कर सके जो एक प्रोग्रामर के लिए इजी होता है। और वो फंक्शन कैसे क्रिएट करें ये यूज़र के ऊपर डिपेंड होता है फ्रेंड्स, तभी इसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। तो ये जो इमेज है आप देख सकते हैं कि पूरा पार्ट हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करता है फ्रेंड्स।
ना फ्रेंड, जो हमने प्रोग्राम क्रिएट किया था उसका पूरा एग्जांपल आपको हमारे स्ट्रक्चर के साथ डिफाइन किया गया है, प्लस बताया गया है कि कौन सा आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। ये जो हमने / फाइंड एरिया ऑफ सर्कल करके जो लिखा है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया। एंड ये आपकी जो हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h करके जो आपकी हेडर फाइल है वो लिंक सेक्शन हो गया आपका। और डिफाइन PI 3.14 ये आपका डेफिनेशन सेक्शन हो गया। और ये जो आपका फ्लोट एरिया फ्लोट करके जो ब्रैकेट पे लिखा हुआ है और जो रेडियस लिखा हुआ है आपका फ्लोट रेडियस, ये आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया। एंड फ्रेंड, वॉइड मेन फंक्शन के ओपन कर्ली ब्रैकेट से लेकर जो आपके नीचे क्लोज ब्रैकेट तक आपका ये मेन फंक्शन हो गया। इसके अंदर आपके 2 पार्ट आते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट, एक्सिक्यूशन पार्ट। ये जो आपका फ्लोट RAD करके जो है ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। एंड बाकी जो नीचे का जितना भी स्टेटमेंट बचा है वो आपका सारा एक्सिक्यूशन पार्ट हो गया फ्रेंड्स। एंड इसके नीचे जो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था और साथ में हमने एक जो ग्लोबल फंक्शन क्रिएट किया था उसको एक्सेस भी किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो रेडियस नाम के हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे थे वो हमने मेन फंक्शन में यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने r को रेडियस में असाइन करा दिया है। एंड फ्रेंड्स, जो हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है ये हमने खुद से क्रिएट किया है, तो इसी को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम किसी भी तरह के स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे उसको इजीली समझ में आ सकेगी कि वो क्या प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स यही होता है आपके C लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने का बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में जितना भी मैंने स्टडी कराया है वो सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, ये जो हमने इतना बड़ा प्रोग्राम क्रिएट किया था वो C के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्रिएट किया था, ताकि आपको किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में कोई डाउट है या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लस सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स हम अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।